हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। एस राजामौली अपने दौर के सबसे दिग्गज फिल्म मेकर हैं, मगर उनकी फिल्मों ने सिनेमा का भला से ज़्यादा नुकसान किया है। कैसे, वो हम आगे समझेंगे। राजामौली के साथ एक अभिशाप जुड़ गया है कि उनकी फिल्म में जो भी एक्टर काम करता है उसे अपने करियर में आगे संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप प्रभास को ले लीजिए। उन्होंने बाहुबली में काम किया, उसके बाद अगले 7-8 सालों तक वो क्लीन हिट के लिए तरसते रहे। कल्कि ने काफ़ी हद तक उनकी इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है, मगर उसकी पुख्तगी में भी समय लगेगा। उनके दूसरे उदाहरण है रामचरण। उन्होंने राजामौली की RRR में काम किया। इसके बाद उन्होंने आचार्य नाम की फिल्म में काम किया, जिसे कोरताला शिवा ने डायरेक्ट किया था। आचार्य रामचरण के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक रही। क्रिटिक्स ने लेफ्ट राइट सेंटर झाड़ा हुआ अलग। इसके तीसरे उदाहरण बनने जा रहे हैं जूनियर एनटीआर ने भी RRR में रामचरण के साथ पैरेलल लीड रोल किया था। RRR के फॉलोअप के तौर पर उन्होंने कोरताला शिवा के साथ फिल्म की। उस फिल्म का नाम है देवरा, जो कि रिलीज हो चुकी है सिनेमाघरों में। ये पूरी जो भूमिका है उसी फिल्म के रिव्यू का हिस्सा है। देवरा एक से ज्यादा मायनों में राजामौली की फिल्मों और फिल्म मेकिंग का शिकार होती है, क्योंकि साउथ की तकरीबन हर डायरेक्टर के भीतर अपनी बाहुबली बनाने की चाहत है। चाहत और हकीकत में फर्क होता है, काबिलियत का, विजन का, कागज पर लिखे हर हर्फ को पर्दे पर उसी करीने से उतारने के कन्विक्शन का। ये बात उन फिल्म मेकर्स को जितनी जल्दी समझ आ जाए, सिनेमा के लिए उतना बेहतर रहेगा। ये राजामौली के खिलाफ रैंट नहीं है, सोशल रिमाइंडर है। अब देवरा की बात करते हैं। इस फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चालू होती है। 1984 में रत्नागिरी के पास एक गांव है। यहाँ के लोगों ने समुद्र को बचाने के लिए अंग्रेजों से जंग लड़ी थी, मगर आज़ादी के बाद उन लोगों की बेकदरी हुई। इसलिए अब ये लोग समुद्र के रास्ते आने वाले सामानों की स्मगलिंग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यही उनके कबीले का मुख्य पेशा है। समुद्री तस्करों के इस गैंग का मुखिया है देवरा। सब लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं। इस बात से देवरा का क्लोज फ्रेंड और उसके गैंग का मेंबर भैरा चिढ़ता है। एक दिन स्मगलिंग के दौरान कोस्ट गार्ड का जवान देवरा और उसकी गैंग को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उन्हें देशभक्ति से लबालब एक लेक्चर देता है, जिसके बाद देवरा का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो फैसला करता है कि आज के बाद उसके गांव का कोई भी व्यक्ति स्मगलिंग नहीं करेगा। ये बात भैरा समेत कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, इसलिए भैरा देवरा की हत्या की प्लानिंग करता है। वो उसकी हत्या कर पाता है या नहीं, यही फिल्म की कहानी है, मगर इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अमूमन साउथ इंडिया में जो फिल्में बनती हैं वो सुपरस्टार्स के फैंस को कैटर करने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि वो अपने चहेते स्टार्स को उसी अंदाज में देखना चाहते हैं। जहाँ प्रयोगधर्मी हुए स्टारडम पर ग्रेविटी हावी होने लगती है, इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मगर देवरा राजामौली को इंप्रेस करने के मकसद से बनाई गई फिल्म लगती है, क्योंकि ये भी बाहुबली की तरह ही एक पिता और बेटे की कहानी है। ये दोनों रोल एक ही एक्टर ने किए हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स डिट्टो उसी सवाल के साथ खत्म होता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कमोबेश सेम फैशन में, जो कि सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट जैसा लगता है। दूसरी चीज जो बाहुबली ने शुरू की, जिसका खामियाजा एक दर्शक होने के नाते हमें भुगतना पड़ता है, वह है सीक्वल कल्चर, यानी एक कहानी को 2 या 3 हिस्सों में तोड़ कर दिखाना। आज की तारीख में कोई भी बड़े बजट की ऐसी फिल्म नहीं है जिसकी पूरी कहानी हमें एक ही फिल्म में देखने को मिल जाए। यह बिजनेस मॉडल प्रोड्यूसर्स के लिए लाभकारी हो सकता है। अगर हमें लंबा चलना है तो वित्त और चित्त का सही तालमेल बनाकर चलना होगा। आर्ट सिर्फ कॉमर्स से ड्राइव नहीं होनी चाहिए। खैर, देवरा का फर्स्ट हाफ सेटअप में निकलता है। एक धुआंधार इंटरवल ब्लॉक और भारी बिल्डअप के बाद सेकंड हाफ शुरू होता है। मगर ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ के बाद कोरताला शिवा के स्क्रिप्ट के कुछ पन्ने कहीं गायब हो गए, क्योंकि पूरी पिक्चर बिखर जाती है। देवरा एक्वामैन से दिखा देवता बन जाता है। शार्क को उसने अपनी सवारी बना रखी है। इसके बाद एक अटपटा सा क्लाइमैक्स आता है और एक कॉन्ट्राइड क्लिफ हैंगर के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। कोरताला शिवा का स्क्रीन प्ले एकदम फ्लैट है। फिल्म में एलिवेशन वाले जो भी गिने चुने सीन्स हैं, उनमें लिखावट का कोई योगदान नहीं है। या तो वो एक्शन सीक्वेंस के दौरान आते हैं या अनिरुद्ध के बैकग्राउंड स्कोर की बदौलत। जब आपके पास 2-2 एनटीआर हो तो बाकी एक्टर्स डायरेक्टर के सुविधानुसार कहीं गायब हो जाते हैं। सैफ अली खान ने फिल्म में भैरा का रोल किया है। वो डरावना किरदार है, मगर सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से, क्योंकि उसे फिजिकली इसके अलावा कुछ और करने को दिया ही नहीं गया। कहने को तो जानवी कपूर फिल्म की लीडिंग लेडी है, मगर वो स्क्रीन पर पहली बार फिल्म के सेकंड हाफ में दिखती है। पूरी फिल्म में वो शायद 10 मिनट के लिए दिखाई देती है, जिसमें गाने भी शामिल हैं, जो कि अपने आप में शर्मिंदगी का सबब है। देवरा पूरी तरह से एनटीआर की फिल्म है, जिसे वो खुद भी तमाम कोशिशों के बावजूद एक स्ट्रिक्टली एवरेज फिल्म होने से नहीं बचा पाते। आपने कई बार सुना होगा पहले कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। देवरा ये केस में वो बात बिल्कुल फिट बैठती है, सिवाय एक एक्शन ब्लॉक के। फिल्म में एक सीन है जहां एनटीआर अपनी कटार से एक व्यक्ति को मारते हैं। उसके शरीर से खून निकलता है जो आसमान में लटके आधे चांद को पूरा कर देता है।
इस फिल्म में एक इकलौता ब्रिलियंस वाला मौका मुझे लगता है वो। बाकी आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।